तो कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जो कि किसी नई दुनिया में ही रिइंकार्नेट हो चुका था, लेकिन तभी उसकी मदर उसके सामने आती है। अचानक से हमारी सीरीज का एमसी, जिसका नाम की नो होता है, वो अपने स्टैट्स विंडो को खोलता है और अपने स्टैट्स देखना शुरू कर लेता है। उसे पता चलता है कि अभी तक तो उसका कोई नाम भी नहीं है और यहाँ तक कि अभी तक उसके पास कोई भी पावर नहीं है। वो अपने स्टैट्स को देखना शुरू करता है, लेकिन तभी उसके फादर, जो कि इस किंगडम के एम्परर थे, अब वो वहाँ पर आ चुके थे। और जब वो उस बच्चे को देखते हैं, वो बोलते हैं, लगता है मेरा ही बच्चा है और इसका चेहरा तो सेम मेरे जैसा ही मिलता है। आगे वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर लेते हैं। हमारा एमसी, जिसका नाम की नो था, अब वो भी एक नई दुनिया में रिइंकार्नेट हो चुका था और यहाँ तक कि अब उसके पास काफी नई नई पावर्स भी आ चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस का एक चीफ अब वहाँ पर आ चुका था। वो एम्परर को बोलता है, एम्परर, हम लोगों को इसका नाम क्या रखना चाहिए? हम लोग इसका नाम रखेंगे नो आरारैट और ये इस किंगडम का 13th इंपीरियल प्रिंस होगा। और अब सब इस बातचीत को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। इतने में ही नो अपने स्टैट्स को वापस से खोलता है। उसे पता चलता है कि अब उसका नेम चेंज हो चुका है और अब वो नो 13th इंपीरियल प्रिंस बन चुका है। इस वर्ल्ड में जितने भी प्रिंस होते हैं, दरअसल उन लोगों को इंपीरियल प्रिंस कहा जाता है। हम देखते हैं एम्परर को, जो कि अपने चीफ को बोलता है, चीफ, मुझे ये बताओ कि आखिरकार मेरे बेटे के पास कौन सी पावर है? हम देखते हैं कि चीफ नो को बैप्टाइज करना शुरू कर लेता है। वो उस पर मैजिकल स्पेल मारता है, जिससे कि अब उसकी पूरी की पूरे स्टैट्स और बाकी चीजें अब बाकी लोगों के सामने आ चुके थे। सभी लोगों को पता चलता है कि उसका वाटर लेवल का मैजिक डबल एस रैंक का है। और जब सभी लोग इस बात को सुनते हैं, तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि किसी बच्चे के पास डबल एस रैंक की मैजिकल स्पेल भी हो सकती है, यानी कि इस बच्चे ने पहले ही अपने आप को अवेकन कर दिया है। और अब जब बाकी लोगों को इसके बारे में पता चलता है, तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी कर नहीं पाया। बाद में जाकर हम 6 साल बाद की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर कि अब नो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसे इस वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ नई नई चीजें पता चल चुकी थी, जैसे इस वर्ल्ड का नाम मेरिस एम्पायर है और यहाँ पर जो कोई भी प्रिंस होते हैं, उन लोगों को इंपीरियल प्रिंस कहा जाता है। नो को अपने स्टैट्स और अपनी मैजिकल स्पेल के बारे में भी काफी कुछ नई नई चीजें पता चल चुकी थी, जैसे कि उसके पास एक वाटर मैजिक है और वो ये करने में काफी अच्छा भी है। यहाँ तक कि अब उसके पास काफी सुंदर सुंदर और काफी सारी मेड्स भी आ चुकी थी, जो कि उसकी छोटी सी स्वॉर्ड और बाकी सब चीजों का ध्यान रखती थी। उसके स्टैट्स बाकी लोगों को कुछ अजीब ही प्रकार के दिखते हैं, लेकिन खुद को वो उसके स्टैट्स कुछ अलग ही प्रकार के दिखते हैं। बाद में जाकर नो अपने मन में बोलता है, मेरी पावर का जरिया मेरे सबऑर्डिनेट्स है, यानी कि जितने ज्यादा उसके पास फ्रेंड्स और सबऑर्डिनेट्स होंगे, उतनी ही ज्यादा उसकी पावर भी होती रहेगी और साथ साथ में उसका लेवल इनफिनिट तक ग्रो भी हो सकता है। सभी मेड्स नो को तैयार करती है और अब वो फाइनली अपने काम पर निकल चुका था। सबसे पहले वो ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन तभी उसकी एक सुंदर सी मेड, जिसका नाम की एवेलिन था, वो वहाँ पर आती है और नो को भी ये मेड काफी ज्यादा पसंद होती है। वो उसे बोलती है, नो प्रिंस, दरअसल आपको 4th प्रिंस बुला रहे हैं। और अब जब नो को इस बारे में पता चलता है, तो वो सीधा ही उसे मिलने के लिए वहाँ पर निकल चुका था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही भाई था। हम नो को देखते हैं, वो आगे बढ़ता है, जो कि अपने बड़े भाई एल्बर्ट से मिलता है और वो इस किंगडम का 2nd प्रिंस था। और वहीं साइड में हेनरी भी था, जो कि इस वर्ल्ड का 4th प्रिंस था। एल्बर्ट नो को बोलता है, मेरे भाई, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। और अचानक से पूरा का पूरा रूम डार्क माना से घिर चुका था। यहाँ तक कि नो भी इस चीज को देखकर थोड़ा बहुत घबरा चुका था। वहाँ पर एक सर्वेंट आता है, जिसके हाथ में की एक अजीब सा ताबूत था। वो जैसे तैसे करके उस ताबूत को नीचे रख लेता है और जैसे ही नो उस चीज को देखता है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो चीज कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, बल्कि कोई डिमोनिक चीज थी। यहाँ तक कि उसका माना प्रेजेंस ही काफी ज्यादा खतरनाक था। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक अजीब सी स्वॉर्ड थी। नो उस चीज को अप्रेज करने का ट्राई करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाता। लेकिन तभी उसका बड़ा भाई द 2nd प्रिंस एल्बर्ट अब वहाँ पर आ चुका था। वो नो को बोलता है, नो, इसे उठाओ। और नो अपने बड़े भाई के ऑर्डर को मना नहीं कर पाता, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी उस स्वॉर्ड को उठाना ही पड़ता है। और जब वो स्वॉर्ड को उठाता है, तो वो काफी ज्यादा भारी थी। यहाँ तक कि हेनरी उसे बोलता है, ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि एक डिमोनिक स्वॉर्ड है, क्योंकि इसे मास्टर करने में ही तकरीबन 120 लोगों ने अपनी जान को गवा लिया था। यहाँ तक कि नो भी उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसका माना प्रेजेंस और बाकी चीजें काफी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन तभी हेनरी और एल्बर्ट उसे बोलते हैं, इससे अच्छे से मास्टर करना, क्योंकि ये इस किंगडम की इकलौती सबसे पावरफुल मैजिक स्वॉर्ड है और जो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए बनी है। और अब इतना कहने के बाद अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और रात के समय जब नो वापस से सोने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी वो अपनी सर्वेंट जोई से पूछता है, जोई, आखिरकार तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो। लेकिन जोई उसे कुछ भी नहीं बताती। वो
लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। नो के लाख कहने पर अब जोई उसे अपनी पूरी की पूरी बातचीत बताना शुरू कर देती है। वो उसे बोलती है, प्रिंस दरअसल जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पर फ्लड आ चुका है और जो कोई भी मेरी फैमिली थी और जो कोई भी मेरे रिलेटिव्स थे अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए खाना नहीं है। यहाँ तक कि मेरे रिलेटिव्स ने तो मुझे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए कह दिया है ताकि मैं वहाँ पर जॉब कर पाऊँ और थोड़े बहुत पैसे कमा पाऊँ। लेकिन तभी नो उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। वो उसे बोलता है, चाहे जो भी हो जाए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और मैं तुम्हारी मदर को भी किंगडम में ही जॉब असाइन कर दूंगा। क्या? इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डायलन मेरे पास आओ। इतने में हम देखते हैं कि नो का एक और सर्वेंट अब वहाँ पर आ चुका था। वो उसे बोलता है, डोसो एरिया में बहुत ज्यादा फ्लड आ चुका है जहाँ पर की जोई का होम टाउन है। चाहे तुम जैसे भी करो लेकिन वहाँ पर कुछ रहने के लिए जमीन ले लो। लेकिन तभी डायलन उसे बोलता है, प्रिंस ऐसा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन तभी नो अपने मन में सोचने लग जाता है कि उन लोगों के पास रॉयल्टी फंड में और बाकी फंड को मिलाकर 5 लाख रैन है, यानी कि जो इस वर्ल्ड की करेंसी होती है। लेकिन उन लोगों के पास अभी भी 2 लाख रैन कम पड़े हैं, यानी कि उस जमीन की कीमत तकरीबन 7 लाख रैन होगी। लेकिन तभी नो डिसाइड करता है कि जो लैंड उसके फादर ने उसे दी थी वो उसे बेच खाएगा और उसे आराम से 2 लाख रैन तो कमा ही लेगा और लास्ट में जाकर वो डोसो एरिया को बाय कर लेगा। और अब सभी के सभी लोग इस बात को मान चुके थे। प्रिंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब अगले दिन सुबह होते ही वो लोग डोसो एरिया निकलने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी अब हेनरी भी वहाँ पर आ चुका था। नो उसके पास जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते वहाँ पर जाता है। सॉरी बड़े भाई, मुझे माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं। क्या तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, हम लोग डोसो विलेज में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर फ्लड आ चुका है और मैंने वहाँ पर कुछ लैंड को बाय कर दिया है। वाओ, ये तो काफी कमाल की बात है। नो जरा मेरे पीछे आना, मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। आगे हम नो और हेनरी को देखते हैं जो कि आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। हेनरी नो से बातचीत करना शुरू करता है। नो से बोलता है, क्या आप मुझसे उसी स्वॉर्ड के बारे में बातचीत करने के लिए आए हो? हाँ, मैं उसी के लिए आया हूँ। जैसा कि एल्बर्ट ने कहा, वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि उस स्वॉर्ड के पास अपनी इच्छा है। क्या अपनी इच्छा? इसका मतलब क्या हो सकता है? यानी कि वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक है और बेहतर यही होगा कि तुम उसे यहीं पर रखो क्योंकि वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब कहीं ना कहीं नो को पता चुका था कि वो स्वॉर्ड काफी खतरनाक है और यहाँ तक कि उसके पास अपनी ही फ्री विल है, यानी कि वो किसी की भी बात को नहीं मानती जब तक कि वो उसे अपना मास्टर न मान ले। ठीक है बड़े भाई, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। आगे हम नो को देखते हैं जो कि अपने सबऑर्डिनेट के साथ अब फाइनली डोसो विलेज में निकल चुका था। वो लोग अब फाइनली डोसो विलेज तक पहुंच चुके थे जहाँ पर कि वो लोग देखते हैं कि डोसो विलेज तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वहाँ पर हर एक घर और हर एक बाकी चीज एकदम खत्म हो चुकी थी। इतने में ही नो डायलन को बोलता है, डायलन तुम कहीं और जाओ और गवर्नमेंट का काम करो, तब तक हम लोग इस लैंड को इंस्पेक्ट करते हैं। वो लोग अपने भेष को बदलकर डोसो विलेज में जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग देखना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार इस विलेज की हालत क्या है और क्या इस जगह पर कुछ खाने के लिए बचा भी है या फिर नहीं। नो को पता चलता है कि यहाँ की पूरी हार्वेस्टिंग और बाकी की फार्मिंग एकदम खत्म हो चुकी है और यहाँ के लोगों के पास अब कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। लेकिन तभी अचानक से दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज आनी शुरू हो चुकी थी और जो कोई भी वहाँ के लोग होते हैं वो जल्दी से वहाँ पर निकल जाते हैं। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि यहीं का एक लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल लॉर्ड गेरिल उन लोगों को खाने के लिए दे रहा है ताकि वो यहाँ पर कुछ तो अजीब सी चीजें पका सके। सबसे पहले नो उस बनाए गए खाने की एक बाइट लेता है और वो बोलता है, आखिरकार ये क्या है? ये तो काफी घटिया सा है। जोई उसे बोलती है, प्रिंस क्या आप ठीक तो हो ना? लेकिन तब जाकर नो को पता चलता है कि ये खान तो जानवर से भी ज्यादा बदतर है क्योंकि इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है और यहाँ तक कि इस चीज में कुछ भी न्यूट्रिशन, विटामिन और बाकी चीज कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी पीछे से एक बुढ़ाऊ बोलता है, हम काफी ज्यादा लकी है, कम से कम लॉर्ड गेरिल हमें कुछ खाने के लिए दे रहे हैं क्योंकि ये एम्पायर की ओर से खाना है। इतने में हम देखते हैं कि अब खुद लॉर्ड गेरिल अब वहाँ पर आ चुका था और जब नो उसे देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लॉर्ड गेरिल आगे बढ़ता है और वो उस खाने को देखता है और वो बोलता है, ये तो काफी अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए क्योंकि लोगों का जीना मरना एक बराबर है। और नो को इस बात को सुनकर काफी गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो सीधा ही लॉर्ड गेरिल के पास जाता है और उससे बात करना शुरू कर लेता है। लॉर्ड
गेरिल, मुझे लगता है कि तुमने लोगों को पैसे देकर यहाँ पर बुलवाया है। हैं बच्चे, तुम काफी छोटे हो लेकिन तुम्हारी जुबान काफी बड़ी चलती है, क्यों ना मैं तुम्हें खत्म कर लूं। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी नो गेरिल को बोलता है कि ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है। यहाँ तक कि गेरिल उससे बोलता है, बच्चे क्या तुझे पता नहीं कि इन चीजों को अफोर्ड करने में भी काफी ज्यादा पैसा लगता है? क्या आखिरकार जो तुम क्या बोल रहे हो, ये सब कुछ हमारा एम्पायर इन लोगों को दे रहा है और बदले में तुम उन लोगों से पैसे खा रहे हो। और वो लोग नो की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली लेते नहीं। इतने में ही नो लोगों को बोलता है, तुम इन मासूम लोगों की मदद नहीं कर सकते, आखिरकार तुम अपने आप को इंसान क्यों बोलते हो? जिससे कि लॉर्ड गेरिल और उसके चमचों को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। बच्चे तूने क्या बोला? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? क्या तू जानता नहीं कि आखिरकार मैं कौन हूँ? यहाँ तक कि गेरिल अब नो से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है मौत। और इतने में ही नो गेरिल पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर वही स्वॉर्ड जिसका नाम की लेवाइथन था, अब वो वहाँ पर आ चुकी थी। वो लोग आपस में बैटल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले नो उस स्वॉर्ड को अपनाता है, लेकिन वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए वो नो को अपना मास्टर बनाने के लिए एकदम इनकार कर देती है। लेकिन नो फिर भी नहीं रुकता, वो एक बार वापस से उसे मास्टर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड फिर भी नहीं मानती क्योंकि लेवाइथन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ तक कि नो भी उस चीज को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता। लगता है ये स्वॉर्ड मुझसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं अभी भी हार नहीं मानने वाला। लेवाइथन, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और नो कैसे तो करके उस स्वॉर्ड को फाइनली पकड़ लेता है। वो अपने मन में बोलता है, मैं एक नोबल हूँ, लेवाइथन प्लीज मेरी मदद करो। और वो एक ही स्लैश में ग्रेविल को खत्म कर देता है। और जब बाकी लोग इस चीज को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक टिंगू सा बच्चा इतना कुछ भी कर सकता है। इसीलिए बाकी के लोग नो को मारने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी नो लोगों पर लेवाइथन की पावर को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर का ब्लास्ट हो चुका था। और जब बाकी के लोग इस चीज को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा समन हो चुका था और ये कुछ और नहीं बल्कि लेवाइथन की पावर थी। यहाँ तक कि नो भी उसकी इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। क्या इस स्वॉर्ड में इतनी पावर भी हो सकती है? लेकिन तभी वहाँ पर नाइट कैप्टन रोवेन अब वहाँ पर दौड़ते दौड़ते अब वहाँ पर आ चुका था और अब उसे पता चल चुका था कि लॉर्ड ग्रेविल को किसी ने मार दिया था। और जब वो नो को देखता है तो वो काफी शॉक्ड हो चुका था। वो उसे बोलता है, 13 प्रिंस, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर आ रहे हो। क्या आप मुझे जानते हो? हाँ, मैं आपको जानता हूँ, मैं रोवेन ग्रीन हूँ और मैं आपके ही भाई हेनरी के घर में काम करता हूँ। और जब बाकी लोगों को इस बारे में पता चलता है कि वो टिंगू सा बच्चा कोई और नहीं बल्कि 13 प्रिंस है, तो वो उसे रिस्पेक्ट देने के लिए नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन तभी नो लोगों को बोलता है, अब से फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम संभालने वाले हैं। और जिससे कि सभी के सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। इसका मतलब हम लोगों को अच्छा खाना खाने को मिलेगा। और इस इंसिडेंट के बाद नो अपने फादर से मिलने के लिए एम्परर हॉल में जाता है। नो, मैरिस एम्पायर के 13 इंपीरियल प्रिंस, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी और मैंने सुना कि तुमने मेरी दी गई लैंड को बेच दिया। हाँ, आपने जो कुछ सुना वो सही सुना। क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार ऐसा क्यों है? डोरोसेरिया, जहाँ से कि मेरी एक मेड है, उसे हाल फिलहाल में ही फ्लड का सामना करना पड़ा, इसीलिए मैंने उस जगह को खरीदने के लिए आपकी दी गई लैंड को बेच दिया क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। ये चीज तुमने काफी अच्छी की और यहाँ तक कि तुमने उस विलेज में वाटर मैजिक स्वॉर्ड को भी मास्टर किया। हाँ, मैंने ऐसा ही किया। इसके बाद वो लोग नो के न्यू स्टैट्स को देखते हैं, जहाँ पर क्यों लोगों को पता चलता है कि अब उसका वाटर मैजिक लेवल SSS रैंक का हो चुका है। यहाँ तक कि जिस चीज को देखकर अब वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इतने में किंग नो को बोलता है, नो, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी प्रकार से अपने टैलेंट से मेरी मदद करते रहो। हाँ, मैं बिल्कुल करूँगा।